हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार MNC क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 का बिल्कुल रूप से ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो कि आपके एग्जाम में छपने वाली है। वही प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, उत्तर के साथ बताएंगे, लेक्चर की तरह हम आपको समझा देंगे, जिससे कि आप परीक्षा में जाने के बाद अपने अनुभव और अनुमान के तौर पर अच्छी तरह से आंसर लिख पाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। 100% पूछना तो तय है। जो भी क्वेश्चंस हम आपको देते आए हैं, पीछे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है और ये भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने वाला है वो है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा। अब आपको ध्यान रखना है, तुलनात्मक राजनीति से कोई भी क्वेश्चंस रहेगा, कुछ भी इसके बारे में कहे, इसका परिभाषा कहे, इसका अर्थ कहे या तुलनात्मक राजनीतिक से आप क्या समझते, कुछ भी पूछ दे, आपको आंसर यही सारी बात को लिखना है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक अनुभव, संस्थानों, व्यवहार और सरकार की प्रणालियों की प्रक्रियाओं का व्यापक रूप से अध्ययन करने में सचेत तुलना शामिल है। इसमें औपचारिक संवैधानिक अंगों के साथ उनके तत्कालिक संबंध, खुले या मौन रहने वाले अतिरिक्त संवैधानिक एजेंसियां का अध्ययन भी शामिल है। ये सब तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आते हैं, इसका अर्थ होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक संस्थानों के कामकाज और राजनीतिक व्यवहार के पैटर्न में महत्वपूर्ण नियमताओं, समानताएं और अंतर सरल शब्दों में हम कह सकते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक में विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन या तो समग्र रूप से या उनकी संरचनाओं और कार्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से होता है। इस तरह से इसे आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है, तुलनात्मक राजनीति की कुछ लोकप्रिय परिभाषाएं इस प्रकार से भी दी जा सकती है। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संगठनों के रूपों, उनके गुणों, सहसंबंधों, विविधताओं और परिवर्तन के तरीकों का अध्ययन है। MG स्मिथ के अनुसार ये बात बताया गया, सरकार तुलनात्मक राजनीति के छात्रों की एकमात्र चिंता नहीं है, ये सभी पब्लिकों की चिंता है, सभी का ये जिम्मेदारी है। तो इस तरह से इस प्रश्न को कुछ सही ढंग से आपको समझने के लिए एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ कुछ बातों को समझना है और इससे मिलता जुलता शब्द उठा करके आपको परीक्षा में अनुभव के तौर पे, अनुमान के तौर पे आंसर लिख देना है। अगर आपको याद नहीं होता है तो इसके बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसे हम आपको ग्रुप में देने वाले हैं, तो ग्रुप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे दूसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाली है, संविधान का अर्थ एवं विशेषता। या सिंपल आपको पूछा जाएगा, संविधान की परिभाषा दें, संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा दें। तो आपको परिभाषा के रूप में यही देना है। या संविधानवाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप मत कहिएगा कि सर आप बताए नहीं। संविधानवाद क्या है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो संविधान का अर्थ होता है किसी भी देश का शासन व्यवस्था जिन नियमों एवं कानूनों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के संग्रह तथा लिखित रूप को संविधान कहा जाता है। बड़ी अच्छी लाइन में लिखा गया है कि किसी भी देश को चलाने के लिए, सिंपल आप लिख सकते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं, जो लिखित रूप में दिया जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं। और किताबी भाषा में कुछ इस तरह का भी लिखा गया है कि संविधान ऐसे लिखित दस्तावेज हैं जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था लागू की जाती है। तो इस तरह से आप संविधान किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, डिटेल्स में भी वीडियो आपको, डिटेल्स में भी क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है गेस्ट पेपर से, हम आपको एक हेल्प कर रहे हैं। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता तो आपको ये रट लेना है, ठीक है, 100% पूछा जाएगा। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत की, विभिन्न स्रोतों से विहित है, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है, एकात्मकता की ओर झुकाव है, सरकार का संसदीय रूप है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक है। देखिए ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 10 ये याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मौलिक अधिकार, धार्मिक निरपेक्षता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्च में समन्वय। तो इस प्रकार से 10 जो है विशेषता कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। हम इसका PDF आपको देने वाले हैं, चिंता नहीं कीजिए।
आगे बात करते हैं संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए हमने ऊपर में बताए थे कि संविधान का जो परिभाषा होता है वही बात आप इसमें भी लिख सकते हैं। संविधानवाद यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन उन विधियों और नियमों द्वारा होता है जो संविधान में वर्णित होते हैं। इसमें निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं होती है और शासन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। संविधानवाद के लिए कम से कम इतना बात तो इम्पोर्टेंट आपको लिखना ही होगा। फिनाक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद क्या है। संविधानवाद केवल एक प्रक्रिया एवं तथ्यों का ही मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक शक्तियों के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का भी प्रतीक है। तो इस तरह से ये ऊपर सबसे ऊपर जो है इसका अर्थ वो आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब है राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसके विभिन्न अभिकरण कौन कौन से हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात, समाजीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति के द्वारा समाज में पाए जाने वाले परंपरात्मक व्यवहार प्रतिमानों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं या राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि समाजीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति के द्वारा समाज में पाए जाने वाले परंपरात्मक, मतलब कि जो परंपरा चली आ रही है पूर्वज से, उसकी बात, उसका व्यवहार, उसके प्रतिमानों, उनके बातों को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होता है वो राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत आती है। इसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो कि आपको डिटेल्स में देख लेना है किताब में या फिर पीडीएफ में जो हम ग्रुप में देंगे उसमें आपको देख लेना है। अगला है ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों एवं स्थिति की परीक्षण करें, या पूछेगा ब्रिटिश राजा और क्राउन, तो दोनों का आंसर जो है सेम ही होता है, दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्राउन का अर्थ होता है राज मुकुट। वर्तमान समय में जो है क्राउन का अर्थ होता है राज मुकुट होता है। एक संस्था है जिसमें सम्राट, कैबिनेट, संसद, लोक सेवाएं और वे सभी संस्थाएं सम्मिलित है जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग होता है। तो देखिए क्राउन में ये सभी आंसर आप लिख सकते हैं और किताब में थोड़ा इससे हट कर भी है, वो भी आप देख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अमेरिका के सामने, देखिए अमेरिका के बारे में आपसे पूछा जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारों और शक्तियों का बात बताना होगा। तो उसमें आपको यही बात लिखना है कि अमेरिका के सामने यदि सबसे बड़ा कोई संकट है तो वह उस पर दिनों दिन बढ़ रहा कर्ज है। देखिए अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, सबसे समृद्धिपूर्ण देश है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कर्ज में भी डूबे रहते हैं, ठीक है। उसका जो है दिनों दिन कर्ज बढ़ रहा है। जी हाँ, विश्व में सबसे अमीर और वैश्विक महाशक्ति होने के बावजूद अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि हर अमेरिकी नागरिक पर $43,000 से ज़्यादा का कर्ज है। 8.9% की बेरोजगारी दर झेल रहे हैं। इस देश के पास कर्ज उतारने के लिए मजबूत युवा शक्ति भी नहीं है, फिर भी देखिए अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके कार्यपालिका, देखिए इसके कार्यपालिका का शक्ति यानी राष्ट्रपति की शक्ति और इसके अधिकार के बारे में पूछेगा, क्या अभिप्राय है, ये सब पूछता है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, अधिकार एवं कार्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना। संघीय सरकार के कार्यपालिका अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति किसी राज्य में अशांति, हिंसा एवं बाहरी आक्रमण के समय संघीय सेना भेज सकते हैं। ये इनका शांति व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। नियुक्ति, ये शक्ति भी है इसका, मतलब राष्ट्रपति का शक्ति। नियुक्ति एवं पद मुक्ति की शक्ति किनके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, कार्यपालिका के पास है। तो उच्च पदों पर सीनेट के अनुसमर्थन, नियुक्त कांग्रेस के नियमों के अनुसार नियुक्तियां, ये यही कर सकते हैं। कानून व न्यायिक निर्णयों को लागू करना, मंत्रिमंडल संबंधी शक्ति, ये सब सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन से कोई भी क्वेश्चन रहे तो आपको आंसर एक ही देना है, ठीक है। पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है। रीट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायक द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। सिंपल है, पुनरावलोकन शक्तियां का सर्वोच्च न्यायालय
कि अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायक द्वारा जो भी नियम कानून पारित किया जाता है वो संविधान की व्याख्या वो कर सकती है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छप चुकी है, आ चुकी है। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो दबाव समूह क्या है? सिंपल है, किसी भी सरकार को दबाव दे करके काम कराना। दबाव समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1928 में पीटर ऑडिगार्ड ने अपनी पुस्तक दबाव की राजनीतिक में किया था। किसमें किया था? दबाव की राजनीतिक में। ऑब्जेक्टिव वर्क के लिए भी याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक के पश्चात दबाव समूह, दबाव की राजनीतिक तथा हित समूह जैसे शब्दों का निरंतर प्रयोग होता रहा। तो इसे हित समूह के नाम से भी जाना जाता है, दबाव समूह को हित समूह के नाम से भी जाना जाता है, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, 100% सही होगा, दिक्कत नहीं है। दबाव समूह एक औपचारिक संरचना है जो अनेक समूहों से निरंतर संपर्क बनाए रखता है और इसके कई लक्षण राजनीतिक के हैं। ठीक है, और नीचे भी इसके बारे में है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। भारत में स्थापित सभी प्रकार के दबाव समूह का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए, साथ ही विलोम समूह पर भी प्रकाश डालिए। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में दबाव समूह का उद्गम स्थल माना जाता है। दबाव समूह जो अमेरिका में उत्पन्न हुआ था। दबाव समूह को सक्रिय रूप से संगठित उन लोगों का समूह माना जाता है जो सरकार पर दबाव बना करके लोक नीति को बदलने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः दबाव समूह सरकार और इसके सदस्यों के बीच संपर्क सूत्र कार्य करते हैं। ये दबाव समूह जो बड़ा इजी है, इसको आप समझ सकते हैं, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संवैधानिक व्यवस्था के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में छप चुकी है। तो 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, बाकी एक तो ऑब्जेक्टिव है। तो 4 क्वेश्चन बनाने में आपको कम से कम 6 क्वेश्चन इस वीडियो से रहने वाला है, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है। वो आप कल के एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी वीडियो से क्वेश्चन आया या बाहर से आया है। ठीक है, तो इसका जो ये डायग्राम जो है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, ये बना देना है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इसकी भूमिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन, पक्ष व विपक्ष में तर्क। तो ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आपको याद रख लेना है। और इसके बारे में जैसे भूमिका, आप स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की भूमिका क्या हो सकती है, अपने अनुमान अनुभव के तौर पे आप कुछ भी लिख दीजिएगा। पन्ना भरना चाहिए, कम से कम सटीक, मतलब 4-5 पेज आंसर होनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यही होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं रहा। इसके स्थान पर विश्व में अब क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ही इसके बारे में समझाए हैं। अब हम आपको बता देते हैं 2024 में कौन कौन प्रश्न आ रहा है एग्जाम में आपका। तो पहला है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ पूछ दे, आपको परिभाषा पूछ दे, इसकी प्रकृति पूछ दे। यानी तुलनात्मक राजनीति के बारे में कुछ भी बोला जाए तो आंसर जो हमने ऊपर में आपको बताया वही आपको लिखना है। कोई एक प्रश्न आपको याद करना है तुलनात्मक राजनीति के बारे में और आंसर वही लिखना है, चाहे क्वेश्चन उससे संबंधित कुछ भी पूछे। ठीक, तुलनात्मक से संबंधित। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आने वाला है, संविधान किसे कहते हैं, इसकी विशेषता देना है। या आपसे पूछेगा संविधान से आप क्या समझते हैं, एक आदर्श संविधान की विशेषता बताएं, तो भी बात वही लिखना है। अब है संविधानवाद से क्या अभिप्राय है, तो इसमें थोड़ा देखिए आंसर संविधान की तरह ही होगा, थोड़ा हट के होगा, जो कि ऊपर में हमने आपको बताया है। वीडियो को बैक करके एक बार चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये भी आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आपका प्रश्न है राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसके बारे में भी हम बता दिए हैं ऊपर। और इसका कार्य तुलनात्मक राजनीति के उपागम के उपयोग का मूल्यांकन करें। तो ये तुलनात्मक और सामाजिक राजनीति समाजीकरण दोनों बात को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ब्रिटिश राजा एवं क्राउन की उपयोगिता, तो क्राउन के बारे में पहले बताइए, राजा का मुकुट माना जाता था अभी की दुनिया में। तो ये भी प्रश्न आपको देख लेना है, ठीक है। और जो आपको समय नहीं है, ये भी लगा हुआ है, इस सबको तो एक बार देखना ही चाहिए था आपको। अगर लॉर्ड सभा संगठन अधिकार और कर्तव्य कार्य का वर्णन करें, तो ये क्वेश्चन हम आपको ऊपर आंसर नहीं बताए, आपको किताब में देख लेना है, ये प्रश्न को भी देख लेना है। अगला पेज में जो है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार और स्थिति का वर्णन करना है, ये भी आपको देख लेना है।
आगे है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसे भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि पूछा ही जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन दोनों अथवा वाला भी रह सकता है, तो आंसर एक ही होगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। और एक ये प्रश्न को भी ध्यान रखना, ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था, ये छप चुकी है एग्जाम में, इसको भी देख लेना है आप लोग को। और बाकी एक है दबाव समूह और स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष संवैधानिक व्यवस्था का वर्णन और चीन की साम्यवादी। बस ये तीन क्वेश्चन इधर है, बाकी क्वेश्चन उधर था। तो जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपको दिए हैं वो 100% लिख के बता देंगे कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ चुकी है। आप जाइएगा तो सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा। बाकी विशेष वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को सारे ग्रुप में शेयर करेंगे जिसमें ग्रेजुएशन के छात्र जुड़े हो। अगर आप चाहते हैं इसका आंसर की परीक्षा देने के बाद आप डाउनलोड करना, इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल को, जैसे आप गूगल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है MNC क्लासेस। जैसे आप गूगल पर MNC क्लासेस सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। ये पहला जो येलो कलर का लोगो है इस पर क्लिक कर लेना है, फिर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यूनिवर्सिटी अपडेट्स में जा करके सारी जानकारी को ले सकते हैं, या आप यहाँ पे सर्च मार करके आपको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है। यूनिवर्सिटी अपडेट्स देख सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी चीज़ को देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।